गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत के भूगोल में आज हमारा बहुत सिंपल सा टॉपिक है विविधता में एकता। हमारा भारत इतना बड़ा, इतना विशाल होते हुए बहुत सारी संस्कृति, सभ्यता सब रखता है, पर इतनी सारी संस्कृति, सभ्यता और अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार की भूगर्भिक संरचना के होते हुए भी एक बना हुआ है, एकता रखता है। इसी को हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत में विभिन्न चीज़ें मिलती हैं, विभिन्न सांस्कृतिक और सभ्यताएं मिलती हैं, विभिन्न जलवायु मिलती है, विभिन्न जैविक संपदा मिलती है, और फिर भी ये एक यूनिट के रूप में, एक रूप में कैसे संभव है। तो भारत की विविधता में एकता, भारत में जो है जिसको हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, इस टॉपिक को हम कुछ सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे पहले हम देखेंगे भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब पृथ्वी के अंदर जहाँ जो जितनी भी हमारी सतह है उसका निर्माण या उसकी चट्टानों की प्रकृति सब कैसे हुई, सब अलग अलग प्रकार है। यदि हम भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखें तो इसे हम मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है हिमालयन रीजन, दूसरा है पेनिनसुलर रीजन और तीसरा है ग्रेट प्लेन्स। सबसे पहले पेनिनसुलर रीजन या प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत कठोर चट्टानों का बना हुआ प्राचीनतम भूखंड है। यहाँ पर खनिज भी विभिन्न प्रकार के मिलते हैं, विविधता पाई जाती है खनिजों में, किंतु यहाँ जीवाश्म या फॉसिल्स का अभाव है। तो तीनों क्षेत्रों में पेनिनसुलर जो रीजन है, पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय जो पठार है, वो सबसे प्राचीन निर्मित हुआ है। यदि हम हिमालयन रीजन को देखें तो हिमालयन रीजन पेनिनसुलर रीजन के कंपैरिजन में नवीन निर्मित संरचना है, जिसके अंदर खनिज इतने ज़्यादा नहीं मिलते, खनिजों का अभाव है, किंतु फॉसिल्स या जीवाश्म पाए जाते हैं। और इनसे आने वाली नदियों, हिमालय क्षेत्र से और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों से भारत का उत्तर मैदान या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की रचना हुई। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसकी संरचना, तो ये एक तरह से इन तीनों में सबसे नवीनतम है, ये सबसे नवीनतम संरचना है। तो यानी कि हम देखते हैं कि भारत में सबसे प्राचीनतम से लेकर और सबसे नवीनतम भी भूगर्भिक संरचनाएं मिलती हैं। ये जो हमारा ग्रेट प्लेन्स रीजन है, ये यहाँ से पंजाब, हरियाणा और पूरे मध्य भारत में ये फैला हुआ है, और यहाँ पर मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है यहाँ का। तो यहाँ का ये जो क्षेत्र है, तीनों की संरचना भी, तीनों का निर्माण भी अलग अलग समय में हुआ। अगर दूसरा हम देखें जलवायु या क्लाइमेट। कर्क रेखा हमारे भारत के बीच में से गुजरती है और भारत में दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण और शीतोष्ण। उष्ण मतलब ट्रॉपिकल और शीतोष्ण मतलब टेम्परेट। और इसकी जलवायु को सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। कर्क रेखा से नीचे वाले जो भाग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कर्क रेखा से जो ऊपर भाग है, जैसे जैसे हम कश्मीर की ओर जाते जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। तो यहाँ पर जलवायु में भी बहुत ज़्यादा विभिन्नता मिलती है। जहाँ एक तरफ आसाम में चेरापूंजी और मौसिनराम में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है, वहीं हमारे राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब यदि हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की, पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है मानसून के टाइम में, वहीं पश्चिमी घाट का जो शेडो एरिया है, जो वृष्टि छाया प्रदेश है, वो सूखा रहता है। तापमान को देखें तो, अगर हम अपने पेनिनसुलर एरिया को देखें तो, प्रायद्वीपीय पठार को देखें तो, यहाँ पर तापमान हमेशा एक जैसा रहता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों। किंतु यहाँ बीकानेर में, राजस्थान में, यहाँ पर 50 से 52 डिग्री, 48 से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। और इसी टाइम ये जो हमारे पर्वतीय प्रदेश हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं या जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर तापमान
इनके कंपैरिजन में बहुत कम रहता है। तो तापमान में भी विभिन्नता है, क्लाइमेट में हमारे रेनफॉल में भी विभिन्नता है, और इस विभिन्नता के कारण ही तापमान में, टेम्परेचर में और रेनफॉल में इतने डिफरेंसेस होने के कारण ही वनस्पति भी, जो हमारी वेजिटेशन है, उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। वो अपन अभी जब नेक्स्ट टॉपिक उसका देखेंगे तब करेंगे, क्योंकि किसी भी एरिया की वेजिटेशन को दो मेन फैक्टर्स निर्धारित करते हैं, एक टेम्परेचर और एक रेनफॉल। अब जैविक संपदा, जिसकी मैं बात करी थी, जैविक संपदा। हिमालय में जहाँ आपको पहाड़ों पर मिलने वाले रेनडियर्स, कुत्ते या इस तरह की चीज़ें जो मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ इतनी बर्फ़ नहीं गिरती कि हमारे यहाँ रेनडियर्स मिल सकें, किंतु यहाँ पर पहाड़ी जो एनिमल्स मिलते हैं, पहाड़ी जो जानवर मिलते हैं, वो आपको रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे या आपको पठारी क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर रेगिस्तान में आपको जीरोफिटिक प्लांट्स मिलेंगे, मरुद्भिद पौधे मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे वो पौधे नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पर ये जो जहाँ ज़्यादा बरसात होती है, ये जो एरिया है, यहाँ पर सदाबहार वन मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, या पेनिनसुलर रीजन में जहाँ पर मानसूनी क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है मानसूनी समय में, वहाँ पर आपको सदाबहार वन मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, वो आपको बाकी एरिया में नहीं मिलेंगे। तो वनस्पति भी हमारी अलग अलग है। उसी प्रकार से हमारे जीव जंतु या हमारे जो जैविक संपदा है, हमारे जो एनिमल्स हैं, वो भी हिमालयन क्षेत्र के अलग होते हैं, जो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर अलग मिलेंगे, और जो हमारा बाकी का क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर अलग मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा विविधता यहाँ पर हर चीज़ में मौजूद है। अब सांस्कृतिक विविधता, भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का और सभ्यताओं का समावेश है। सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी आपको पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं आई हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ा है और अपने ऊपर भी यहाँ का प्रभाव इन्होंने ग्रहण किया है। तो वो जो इम्पैक्ट इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा और जो हमसे लिया, उससे कई सभ्यताओं का और विकास हुआ, कई प्रकार की बोलियाँ बनी, खान पान, रहन सहन, जीवन यापन, कई प्रकार की हमारे पास कारीगरी उन लोगों के, बाहर वाले लोगों के आने से आई, उन्होंने यहाँ रहकर हमसे कुछ सीखा। तो भारत में विभिन्न सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। यदि हम भाषाओं को ग्रुप में डिवाइड करें तो हम 4 परिवार में भाषाओं को डिवाइड कर सकते हैं। आग्नेय परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बती परिवार और यूरोपीय परिवार, या जिसे आर्य परिवार भी कहते हैं। तो भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। विभिन्न भाषाओं के नाम पर विभिन्न अंचलों के नाम हैं, विभिन्न क्षेत्र बटे हुए हैं विभिन्न भाषाओं के नाम पे। जहाँ हरियाणवी बोली जाती है हरियाणा, जहाँ पंजाबी बोली जाती है पंजाब, इस तरह से जहाँ हमारे यहाँ राजस्थानी बोली जाती है वो राजस्थान। तो भाषाओं के नाम के ऊपर भी हमने विभिन्न अंचलों के नाम रखे हुए हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं होते हुए भी हम सभी लोग एक साथ हैं। वो कैसे? यदि हम आर्थिक क्रियाओं की बात करें, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। कोई खेती करता है, कृषि, कोई व्यापार करता है, कोई हाथ की कारीगरी है किसी की, कोई परिवहन के कार्यों से जुड़ा हुआ है। इतने सारे लोगों का इतना अलग अलग आर्थिक क्रियाओं का करना भी भारत में विविधता उत्पन्न करता है। इन सारी विविधताओं के बावजूद भी हमारा भारत एक है। यहाँ बहने वाली जो नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी, वो यहाँ से बहती है और पूरे पश्चिम बंगाल में जाके गिरती है, तो पूरे क्षेत्र को अपने एक रूप में बांध लेती है। इसी प्रकार में से दक्षिण में गोदावरी है, वो भी गोदावरी विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो उन क्षेत्रों को समृद्धता प्रदान करती है। इतनी सारी विविध जलवायु के होते हुए भी जब हमारा मानसून आता है तो पूरे देश में एक समान जलवायु छा जाती है, जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। इसीलिए भारत की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी, इतनी विविधताओं के होते हुए भी
भारत एक रूप से एक साथ बना हुआ है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए इसे उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और ये विभिन्न संस्कृतियां मिलकर ही भारत में भारतीयता लाती है, भारतीयता का रूप बनाती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि विविधता में एकता भारत में किस प्रकार संभव है। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।